मिशन 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल एक्टिव नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर हो या संगठन में कसावट, दोनों ही दल 2023 की जंग को लेकर तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक के बाद अब बीजेपी अपनी बैठकों के जरिए चुनावी ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया के जाते ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सदस्यता अभियान के जवाब में बीजेपी ने प्रवेश उत्सव के जरिए पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारिणी होने के बाद हम जल्दी ही प्रदेशों में भी अपनी कार्यकारिणी करते हैं और कल हमारी कार्यकारिणी है और आज बहुत सारे ज्वाइनिंग्स है हमारे भाजपा में। ये साफ दर्शाता है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और जो प्रदेश सरकार ने जो वादा किए थे और उसको नहीं निभाए, ये पूरे लोगों की जानकारी में अब आ गई है एंड दे आर वेटिंग टू ब्लेस भारतीय जनता पार्टी। इधर अचानक बीजेपी को एक्टिव देख कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी फर्जीवाड़ा कर सदस्य बना रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, लेकिन लोग बीजेपी से नहीं कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। पिछले समय तो मिस्ड कॉल से सदस्य बनाए थे। पिछले चुनाव में जितना वोट इनको मिलना चाहिए था, जितने सदस्य बने थे, उतने वोट तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। 15 साल के इनके भ्रष्टाचार और कुशासन को छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है और इनके सब विभाग में कहीं कोई नहीं आने वाला। राजनीतिक दल इस बात को भली भांति जानते हैं कि 2023 की चुनावी लड़ाई में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहने वाली है, इसलिए अभी से लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। दोनों दलों में ये भी होड़ लगी है कि कौन कितने ज्यादा लोगों को अपने दल में जोड़ता है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। भले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव 2023 में होना हो, लेकिन इसके लिए तैयारियां राज्य में अभी से शुरू होती दिख रही हैं। बीजेपी कांग्रेस में बैठकों का दौर तेज होता जा रहा है। वहीं पार्टियों से जुड़े लोगों के लिए भी अब काम देने की रफ्तार तेज होती जा रही है। कांग्रेस के बाद बीजेपी प्रवेश उत्सव के जरिए पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, तो कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को घेर रही है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और अपने मेहमानों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो कुछ हलचल इस वक्त राज्य की सियासत में दिख रही है, क्या उसके मायने सीधे 2023 के चुनाव से जुड़ते हैं। मिलिए उन तमाम मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर मौजूद हैं। विजय केशरवानी साहब हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है विजय साहब आपका। मुकेश शर्मा जी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और न्यूट्रल अंपायर राम अवतार तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाना माना चेहरा हैं छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राम अवतार तिवारी साहब आपके ओपनिंग कमेंट से करना चाहूँगा। दरअसल सियासत इस हलचल को 2023 के चुनाव से सीधे तौर पर जोड़कर देख रही है। वैसे आम तौर पर ज़रा सा इतिहास अगर पलटे हम सियासत का, तो होता ये था कि जब कोई सरकार भारी बहुमत से गद्दी पर बैठती थी तो 4 साल तक तकरीबन सियासत खामोश रहती थी और आखिरी साल में सत्ता को भी ये लगता था कि अब हमें बेहतर काम करना है और अपने कामों को गिनाना है, और विपक्ष को भी लगता था कि यह आखिरी साल है, लोगों को इस बात के लिए तैयार करो कि सरकार नाकाम रही और अब की बार वोट हमें देना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, राजनीति के रंग भी बदल रहे हैं। अब एक चुनाव खत्म होने के अगले दिन से ही 5 साल बाद आने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। क्या छत्तीसगढ़ में भी इस उठापटक को आप इसी नज़रिए से देखते हैं कि ये पूरी कवायद 2023 के लिए है? जी, सही कहा आपने सोहेल जी कि ये जो चुनाव की तैयारी है, एक तरह से दोनों राजनीतिक दल, दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, दोनों प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जी, भाजपा के सामने चुनौती ये है कि बुरी तरह हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालना, अपने बड़े नेताओं की गुटबाजी को
कम करने की कोशिश करना, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जा रहे कार्यक्रम को जनता के बीच ले जाना और सरकार की नाकामियों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना, ये एक प्रमुख विपक्षी दल का काम है। वो काम की गति हालांकि धीमी है, परंतु उस दिशा में भाजपा सोचने लगी है, भाजपा रणनीति बनाने लगी है और जो उनके कार्यकर्ता हताश थे उनको फिर से बाहर निकलकर एक तरह से समझाया जा रहा है कि सत्ता की लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाइए, मुद्दे बहुत हैं, ऐसा समझाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस बेहद बहुमत में आने के बावजूद वो जानती है कि भाजपा जैसा संगठित पार्टी, भाजपा जैसा उभरती हुई सबसे बड़ी पार्टी, संसाधनों से लेस पार्टी, अनुशासित टीम से भरी पार्टी, जो 15 साल राज की वो छत्तीसगढ़ में उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, वो जानती है कि उसके पास विचारधारा से भरी हुई एक टीम है। उन टीम की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटना है। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पूरी तरह से ये खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी में जुट रहे हैं, चुनाव के लहजे से काम कर रहे हैं और जनता के सरकार का जो चुनाव है एक तरह से सत्ता का चुनाव होता है जी, सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों का चुनाव होता है। इसलिए कांग्रेस ज्यादा सतर्क है और ज्यादा पैनी निगाह के साथ वो मैदान में उतर रही है, इस तरह से कड़े फैसले ले रही है और ज्यादातर बहुसंख्यक जनता, किसान जी, छत्तीसगढ़िया की बात बेहद आक्रामक तरीके से कर लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। दूसरे तरफ उसके कार्यकर्ता नाराज, पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी उसकी चुनौती है, उस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए इस दिशा में भी सोचने लगी है। बिल्कुल। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने दोनों पार्टी के भीतर की बताई कि दरअसल कांग्रेस सत्ता में तो है, लेकिन जो चुनौतियां उसके सामने हैं वो न सिर्फ विपक्ष के तौर पर बीजेपी एक बड़ी चुनौती है, खुद के भीतर भी जो उठापटक चल रही है उससे भी कांग्रेस को पार पाना है। वहीं बीजेपी के लिए जो आपने बात की, उसी सवाल को मैं आगे मुकेश शर्मा साहब की तरफ बढ़ा रहा हूं। मुकेश शर्मा साहब, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कोई सियासी दल भारी बहुमत से सत्ता के ऊपर आसीन हो जाता है तो विपक्ष अपने आप में कमज़ोर हो जाता है या फिर सोई हुई अवस्था में आ जाता है। उसको लगता है कि नहीं, अभी 5 साल तक तो कुछ बदलाव होना नहीं है। ऐसे में आप क्या मानते हैं, बीजेपी के लिए क्या वाकई अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं में 5 साल तक उस जोश को बरकरार रखना एक चुनौती है? और अगर ये चुनौती है तो बीजेपी इस पर किस तरह से काम कर रही है कि लगातार वो अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनाए रखे, न सिर्फ कार्यकर्ताओं में बल्कि नए लोगों को भी ये बताए कि सरकार नहीं, विपक्ष बेहतर है और अगली बार विपक्ष को मौका मिलना चाहिए? देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाके काम करती है, चाहे सरकार हो या सरकार ना हो जी। और हमारे कार्यक्रम बने होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम प्रदेश में आते हैं, प्रदेश से जिले में आते हैं और उनका क्रियान्वयन होता है। तो ठीक है, चुनावी दृष्टि से भी इसको ध्यान में रखा जाता है कि कार्यक्रम किस प्रकार के बनाए जाए, लेकिन विपक्ष के नाते कहीं ना कहीं यदि प्रदेश के अंदर में बैठी हुई सरकार जनता के साथ यदि न्याय नहीं करती है, किए हुए वादे को पूरा नहीं करती है, तो सशक्त विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को भी समय समय पर जगाते रहें, उनको बताते रहें कि आपने इस प्रकार की घोषणा की थी और जनता के हित में जो काम है उसको करते रहिए। बनिस्बत इसके कि आप अपने नाकामियों को छुपाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने केंद्र सरकार के ऊपर थोपने जैसे काम करने के बजाय प्रदेश के हित में, प्रदेश के जनता के हित में काम करें, ये जिम्मेदारी भी सशक्त विपक्ष के नाते हमारी है। तो हम उसके लिए भी लगातार समय समय पर धरना आंदोलन
करते हैं, सड़क पे आते हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यक्रम है जी ये चलते रहता है, सतत प्रक्रिया है ये। जी। चलिए लौटता हूँ आपके पास दोबारा। विजय केशरवानी साहब की तरफ रुख करूंगा, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। विजय साहब, जैसा कि राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और यकीनन एक पत्रकार के चश्मे से अगर देखा जाए तो आप सियासत को बेहद करीब से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तिवारी जी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का मुकाबला किसी छोटी और कमज़ोर पार्टी से नहीं है। बीजेपी को कांग्रेस ने सत्ता के आसीन से उतार ज़रूर दिया, लेकिन अभी भी कांग्रेस ये जानती है कि बीजेपी बहुत तेज़ी से उभरने वाली पार्टी है, उनकी एक विचारधारा है और सतत काम करने वाली पार्टी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी इशारा किया कि कांग्रेस के भीतर से जो आवाज़ें उठती हैं वो भी कांग्रेस के भीतर बैलेंस को बिगाड़ती हैं। ऐसे में क्या लगता है कांग्रेस इस दोहरी चुनौती से किस तरह निपटेगी, क्योंकि 2023 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है विजय साहब? देखिए, ये बात सच है कि आने वाले 2 साल के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं जी। चुनौतियां कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अभी चुनौतियां हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और 70 सीटों के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहां पर काबिज है जी। आज हमारे लिए चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे लिए चुनौती इस बात की है कि लगातार 1 साल लोकसभा के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव के बाद कोरोना काल आ गया, लेकिन जो हमारी सरकार की योजनाएं, जो जनहित के कार्यक्रम हैं, उन्हें हम जनता तक पहुंचाने का काम, ये हमारे लिए चुनौती है। इस चुनौती को हम बूथ संगठन के माध्यम से, अभी हम बूथ गठन की प्रक्रिया में हैं, लगातार बूथों का पुनर्गठन किया जा रहा है, लगातार बूथों पे हम पहुंच रहे हैं और हमारा प्रमुख काम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किसानों के साथ किए, नौजवानों के साथ किए, रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए, चाहे युवाओं की बात हो, मजदूरों की बात हो, हर क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जनहित के फैसले सिर्फ लिए नहीं हैं, जिन्हें जनता की एक अदालत में जमीन पर पहुंचाया है, उस मुद्दे को हमको लोगों के बीच पहुंचाना है। और साथ साथ जो लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं, हम संगठन के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। और रही बात विचारधारा की जी, कांग्रेस की विचारधारा हमेशा हमेशा बांटने की विचारधारा नहीं है, लड़ाने की विचारधारा नहीं है, यह विचारधारा नहीं है। ये गांधी की विचारधारा है कांग्रेस पार्टी में, ये नेहरू की विचारधारा है, राहुल गांधी की विचारधारा है, और लोगों को एक साथ जोड़ने की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद पहली बार एहसास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार है, किसान के बेटे की सरकार है, और आम जनता, किसान सिर्फ घोषणाएं नहीं, आज आप देख रहे होंगे 2500 रुपए समर्थन मूल्य में हमने धान खरीदने की बात कही थी जी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये फैसले लिए कि अगर हम 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान लेंगे तो हमारा जो सेंट्रल पूल में जो हमारे साथ उनकी एक फाउंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको हम आपका चावल, हम आपका धान नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में जो घोषणाएं हमने की हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने की है, हमने उसको अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश करी, और अभी दूसरे साल तीसरी किस्त चली गई है। साल भर किसानों के जेब में पैसे रहते हैं, और जब ये बात सच है, जब किसान खुशहाल होता है, समृद्धि गांव में रहती है, तो व्यापार और रोजगार बहुत मजबूती के साथ इस छत्तीसगढ़ में है। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। राम अवतार तिवारी साहब, सवाल आपसे यह है कि आगे आने वाले समय में आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? एक तरफ कांग्रेस सत्ता में है, तो जो कुछ वादे उन्होंने किए थे वो डिलीवर करने की जिम्मेदारी उन पर बनती है और शायद वो दबाव भी होता है। वहीं बीजेपी, जैसा कि आपने कहा कि अब चूंकि कम सीटों पर सिमट गई है, ऐसे में बीजेपी पर यह दबाव है कि अपने बिखरे हुए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को
संभाल कर रखना और उन कम लोगों की आवाज को इतना बड़ा बनाकर पेश करना कि लोगों को लगे कि नहीं, विपक्ष अभी जिंदा है। सोहेल जी, इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो भाजपा के सामने है कि यहाँ पर धान का कटोरा है, ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं, उनको अभी 2500 रुपया, 2200 से 2500, अब भूपेश बघेल उसको 2800 करने की तैयारी में है चुनाव के आते आते तक जी। जबकि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ कर्जा ले लेकर उन किसानों को उनका धान का वाजिब मूल्य दे रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ की खेती और किसानी में जबरदस्त क्रांति आ रही है। वो किसान जो मध्यम वर्गीय है उसके जेब में पैसा जा रहा है, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जो विकास की संरचना है वो मजबूत हो रही है। ठीक, पहली बात जी। दूसरी बात, जैसा कांग्रेस के पास एक मजबूत पिछड़ा वर्ग का चेहरा है, सक्रिय चेहरा, कड़े फैसले लेने वाला चेहरा और एक बेहतर नेतृत्व वाला, वैसा नेतृत्व भाजपा के पास नहीं है। तो बड़ी चुनौती, जो दो चुनौती है, और तीसरी जो चुनौती है भाजपा की कि उनके भीतर के जो 15 साल राजकीय नेता हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा या पुराने लोगों को टिकट देंगे। उनके अंदर एक जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है कि नए लोगों को मौका मिलेगा कि पुराने को लेगा। ये पूरे भाजपा के हर कार्यकर्ता के बीच चर्चा का विषय है कि अगर नया देगा तो अभी से पुराना जो है वो बैठ गया है कि नए को मौका देगा जी। और कार्यकर्ता जो है जिस तरह मैदान में जाना चाहिए वो कहीं न कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौतियां ये भाजपा की है। दूसरी तरफ कांग्रेस की चुनौती उसके कार्यकर्ता हैं जी। जो कार्यकर्ता को खुश कैसे करेंगे, पार्टी के भीतर की गुटबाजी है वो कैसे निपटेंगे, धान का जो पैसा है लगातार कर्ज बढ़ रहा है वो कैसे देंगे, यहां पर जो विकास, अधोसंरचना की विकास जो भाजपा ने की थी जिस अनुसार बहुत तेजी से जी। वो एक विकास पिछड़ता जा रहा है जी। उसके लिए किस तरह से योजना बनाएंगे। तो एक अलग अलग दोनों पार्टी की चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों से निपटने का वक्त है अभी, और वक्त के साथ चौसर बिछाने का भी समय है। अब कैसे वो रणनीति बनाते हैं जी। और कैसे चौसर बिछा पाते हैं, ये दोनों पार्टी इसी धुन में अभी लगी हुई हैं। ठीक, और सियासी चौसर तो बिछी हुई है तिवारी जी। अब ये देखना होगा कि बीजेपी किस तरह की चाल चलती है और कांग्रेस उस चाल का जवाब किस तरह देती है, और यही फिर कांग्रेस की चाल और बीजेपी के जवाब के लिए भी होगा। बहरहाल आपने जो बातें रखी हैं, जो चुनौतियां रखी, मैं बीजेपी और कांग्रेस से भी उन पर जवाब ले लेता हूं। मुकेश शर्मा साहब, 3 बड़ी चुनौतियां राम अवतार तिवारी जी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सामने कांग्रेस पेश कर रही है। पहला, किसान, जिसकी कई मांगों को पूरा कर फोकस में किसान को रखकर कांग्रेस काम कर रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री का चेहरा, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, सतत काम करते हैं और बहुत एक्टिव भी हैं। और ये भी कहा जाए कि कांग्रेस भूपेश बघेल के बूते पर छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटी तो भी शायद गलत नहीं होगा। क्या मुकेश शर्मा वाकई इन तमाम चीज़ों को बीजेपी के लिए चुनौती मानते हैं? देखिए सोहेल जी, वास्तव में चुनौती कांग्रेस के सामने है, और जो ये किसानों के साथ जो वादे किए थे और लगातार ये धान खरीदी को लेके जिस हिसाब से इनका पूरा व्यवस्था चरमराया हुआ है जी, ये घोषणा पत्र में जो बात किए थे उन बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास चुनौती है कि ये शराबबंदी कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। इनके पास चुनौती है कि बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, प्रदेश के 20 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इनके पास चुनौती है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ होती है तो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाती है। ऐसी क्या बात हो गई कि ये 1 दिसंबर से धान खरीदी की बात करते हैं। इनके पास चुनौती है कि जिन समिति जो 26-27 समितियां हैं पूरे प्रदेश में, उनके माध्यम से इनको धान खरीदी करना है। वहां के कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनको सैलरी नहीं मिली है। ये चुनौती है कांग्रेस के पास, चुनौती है कांग्रेस के पास में
कि जब ये धान खरीदी की बात करते हैं तो अचानक इनको धान के बोरे के बारे में ध्यान आ जाता है कि धान के बोरे का सप्लाई सही नहीं हो रहा है। अभी उस दिशा में कोई काम नहीं कर। हम पूछना चाहते हैं कि वास्तव में आप धान खरीदी के लिए क्या क्या व्यवस्था कर चुके हैं? धान खरीदी के टाइम में धान खरीदी बंद हो जाती है क्योंकि बारदाना खत्म हो जाता है। तो कहा तो एक तरफ कांग्रेस बात करती थी कि हम दाना खरीदेंगे और कहा जाके बारदाना में उलझ जाती है। जवाब ले लेता हूँ, ये सब चुनौती है कांग्रेस पार्टी के पास में। मैं उनसे जवाब पार्टी जी, मेरे पास समय सतत प्रक्रिया है, समय थोड़ा कम है। मुकेश शर्मा जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं विजय जी से उसके जवाब ले लिए जाएं, वरना वो जवाब अधूरे रह जाएंगे। विजय जी, जो कुछ चैलेंजेस मुकेश शर्मा बता रहे हैं, आपने किसान की बात जरूर की, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि धान खरीदी समय पर नहीं हो रही। दूसरी बात, वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात कही थी उसका भी वो मुद्दा बना रहे हैं। और यकीनन ये तमाम सवालों के जवाब आपको चुनाव से पहले देना होंगे, क्योंकि बीजेपी इन सवालों को लेकर जनता के सामने जरूर जाएगी। देखिए सोहेल जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र को मैं इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक बताना चाहता हूं कि 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ में चली गई है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। अभी तीसरा साल होने वाला है। हमने 75% वादे पूरे किए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के रिजीम में हमने जो किसानों से बोनस का वादा, हमने जो समर्थन मूल्य में राशि देने का वादा किया था, हमने सिर्फ वादा नहीं किया है, हमने कर दिखाया है। कांग्रेस की सरकार जो कही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और विपक्ष के जो हमारे सीएलपी लीडर थे टीएस सिंहदेव जी, दोनों ने एक घोषणा पत्र में कांग्रेस का घोषणा पत्र में एक वचन दिया था कि हम किसानों का धान खरीदेंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती के अड़चन के कारण बारदाने की बात, मेरे मित्र बीजेपी के हमारे प्रवक्ता महोदय कहते हैं बारदाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, जो बारदाना देने का काम केंद्र सरकार ने किया वो दिया? ठीक बिल्कुल नहीं दिया। मैं अपने मित्र से यह पूछना चाहता हूं, क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं कि यहां किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर खरीदना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर ये बात बोले। और रही बात 2800 विजय साहब, विजय जी, मुकेश जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। दरअसल समय कम है और अब आप एक दूसरे से अगर सवाल पूछते हैं तो जवाब देने का समय आप दोनों के पास नहीं है। अब सुई घड़ी की सुइयां ये बता रही हैं कि प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त आ गया। मैं आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। विजय साहब और मुकेश जी, आप दोनों को, राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज का मुद्दा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो सवाल रखे गए और जो जवाब दिए गए, यकीनन ये सवाल 2023 की राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी किन सवालों को लेकर जनता के सामने जाएगी, किन आरोपों को लेकर जनता के सामने जाएगी, वो अभी से बीजेपी स्पष्ट कर रही है। लेकिन बीजेपी के सवालों के जवाब कांग्रेस के पास भी मौजूद हैं। देखना होगा 2023 का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।